মুভমেন্টের প্রিয়াঙ্কা। নিউজ মুভমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মুভমেন্ট বাংলা শুরু করছি। আজকে আবার শুক্রবার, আমরা আপনার কাছে আজকে মোমেন্ট ফ্রাইডে ভিন্ন কিছু নিয়ে আবার আছি। এটি বিখ্যাত রসায়ন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, যাতে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা বিষয়ে আরও ভালো নম্বর পেতে পারে। এবং দ্বিতীয় অংশ হলো এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ সহ রহমানিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রেলপার আসানসোলের ছাত্রদের সাক্ষাৎকার। ঘরে আনুন আরও বেশি খুশি, টিভিএস জুপিটার বেশি ফায়দার সাথে। এক্স শোরুম দাম ৬৮,২০৯ থেকে শুরু। এলইডি হেডল্যাম্প, টেলিস্কোপিং সাসপেনশন এবং লার্জ অ্যালয় হুইলস, মোবাইল চার্জার সঙ্গে ২ লিটার গ্লোব বক্স। মোবাইল নাম্বার 8695607709, 180012339999। কিছু শিক্ষার্থী ইউক্রেন থেকে ফিরে এসেছে, তারা কষ্টেরও সম্মুখীন হয়েছে। এখানে একজন ছাত্রের সাক্ষাৎকার দেওয়া হলো, যিনি মনে করেন যে যুদ্ধ হলো বিশ্বের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। DAV Public School, and why did you go there? To fulfill my dreams, to continue my study in medicine. ऑप्शन नहीं था कोई आसूस में? No, there was option, but they got many like they were taking crore. For 1 year it started from the 10 crore rupees. After the war began, what hardship you have to face? When the war started, we faced a lot of hardship. Like we have to roam here and there from bunker to metro station, from metro station to flat, to take the foods and all stuff. It was really a tough situation for all of us. How did you feel there for your parents? Parents के बारे में कैसा फील हो रहा था वहाँ पर? टेंशन हो रही थी कि अगर हम उन लोग को ज़्यादा कुछ बताएंगे तो वो लोग और टेंशन में हो जाएंगे। कंटिन्यूसली मम्मी रोई जा रही थी, इसलिए सारी बातें नहीं बताई। तो आपको वहाँ पर पूरा खाना पीना सब जगह मिला? जहाँ पर जब आप तो लवीव में थे ना? खारकिव। अच्छा, तो वहाँ से खारकिव से जब आपको लवीव तक आना पड़ा, तो आपको किस तरह से आए आप लोग? पैदल ऑन द वे? पहले तो खारकिव से रेलवे स्टेशन 27 को गए थे। उस दिन कुछ भी नहीं अवेलेबल था, कुछ भी। तो फिर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा रेलवे स्टेशन तक। फिर वहाँ से ट्रेन के लिए वेट करना पड़ा, काफ़ी देर वेट किए। उसके बाद ट्रेन आई। फर्स्ट ट्रेन में हम लोग को एंट्री भी नहीं मिला, सेकंड ट्रेन में कुछ पैसा वैसा देकर एंट्री मिला। उसके बाद लवीव पहुँचे। कितना पैसा देना पड़ा होगा लगभग? $100 and 11,000 given. $100? अच्छा, हम लोगों ने सुना जैसा कि अदर स्टूडेंट्स थे वहाँ के, जो यूक्रेनियन सोल्जर थे, वो भी मिसबिहेव कर रहे थे। हाँ। आप लोग साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हमारे साथ स्टेशन में हुआ था, एंट्री नहीं मिल रहा था पहले ट्रेन में। उसके बाद पैसे देने के कारण हो गया। फिर जब आप बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वहाँ भी आप लोग को वेट करना पड़ा था, तो कितने देर तक आपको वेट करना पड़ा? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वेट नहीं करना पड़ा, बस आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर दे वर हेल्पिंग अस विद फूड एंड शेल्टर। देयर वाज अ ट्रांसपोर्टेशन आल्सो प्रोवाइडेड बाय द इंडियन एम्बेसी। इट वाज गुड। आफ्टर बॉर्डर द सिचुएशन वाज गुड। इन दिल्ली हम लोगों ने जैसा सुना, अभी एनडीटीवी में भी दिखा है कि दिल्ली में आने के बाद उन लोगों ने सबको एक तो नारा दिलवा रहा था सब कि मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऐसा आप लोगों के साथ कुछ घटा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बंगाल में जब आप उतरी यहाँ पर पुलिस आपको पूरा कोऑपरेट की? जी। आपके विचार से आपको क्या लगता है कि वार कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? It was destructive only. It was destroying everything day by day. In our place I was studying there, Kharkiv, they destroyed our university, main building got destroyed, and the places where we all roam here and there, that also got destroyed. Have you seen there any sales? Yeah, in front of, we were just crossing the road, on the opposite side the shell. आपको उसमें डर नहीं लग रहा था? Yeah, I was crying, I was shivering. आपको क्या लगता है कि वार जब होता है तो औरतों पर क्या असर पड़ता है उसका?
What did बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। ওই ছাত্রের মতে যুদ্ধ সমাজের নারী অংশকে খুব বেশি প্রভাবিত করে। till then what will you do? Till 13 we have holiday. After that our university is gonna do the online classes. 13 तारीख के बाद We all know that women are sensitive, but according which I saw over there, they were so supportive. They were continuously standing. The people over there, Ukrainian, they were supporting their president and they are ready to fight with them, to the oppressor. तो आपको लगता है कि रशिया ऑपरेशन है, या रशिया एक आरोप लगा रहा है कि हम मास डिस्ट्रक्शन के कारण अटैक किए हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? I don't know. What will you do here next? The student who came back from there, we all are just waiting to get settled on this. If that won't happen, then I requested our Indian government to provide the medical college over India so that we can fulfill our dreams. IMA has also demanded for your admission, but Indian government has no infrastructure for the students. Yeah, that's what we all requesting our Indian government to do that. Have you got any information from them? No, nothing. Thank you. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। আমরা এখানে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের সাথে একটি একচেটিয়া সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করছি, যা শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর পেতে সাহায্য করবে। तरफ से आप सभी का स्वागत करते हूँ। आज हम पहुंचे हैं बायोलॉजी के टीचर DK लाल सर के साथ। आइए मिलते हैं उनसे। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो न्यूज मोमेंट को मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज DK लाल। वैसे पूरा नाम हमारा है धनंजय कुमार लाल। बिकॉज आई एम ए बायो टीचर, तो हमारा इंटरेस्ट है डाइसेक्ट करना। तो अगर आप धनंजय को डाइसेक्ट करेंगे तो अर्जुन मीनिंग निकलता है। फिर अर्जुन को आप अगर डाइसेक्ट करेंगे तो सफेद होता है, व्हाइट कलर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा नाम व्हाइट कुमार लाल भी हो जाता है। मैं पिछले 32 ईयर से मीन्स सिंस 1990 से हम जो है इस प्रोफेशन में है, बायो का टीच करते हैं। मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे बच्चियाँ आती हैं, दुर्गापुर से, धनबाद से। मैं 11, 12 BSc जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, इवन MSc की भी स्टूडेंट और लड़के बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने। हमारी अर्ली स्टडी तो ये लोकल से हुआ है, पर जो पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जो है BEd वगैरह की जो डिग्री है वो सब जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से हुई है। और सर आपके हिसाब से बच्चे को हमारे स्टूडेंट्स को आपके हिसाब से बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी के लिए?
मेरे सजेशन से बच्चे को एवरी डे जो है सुबह शाम जो है, सुबह में जो वो याद करते हैं डेफिनेशन टाइप का, शाम के टाइम में वो स्ट्रक्चर वगैरह ये सब देखें, बिकॉज बायोलॉजी में ज़्यादातर स्ट्रक्चर ही आते हैं, डायग्राम वगैरह आते हैं। तो मेरे ख्याल से सुबह के टाइम में वो डेफिनेशन वगैरह देखें और शाम के वक्त जो है वो स्ट्रक्चर डायग्राम के ऊपर ध्यान दें। और पिछले लास्ट 10 ईयर्स, मैंने एचएस की बात कर रहा हूँ, है ना, पिछले लास्ट 10 ईयर्स से जो सजेस्टिव क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर लें और उसको बार बार याद करें और उसको लिख लें। लिखने से होता है क्या है कि वो कॉन्सेप्ट में जो है ना वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाता है और एग्जाम के वक्त आप भुलाते नहीं हैं। जहाँ तक नीट वगैरह का है सवाल, तो नीट वगैरह में भी जो है उसी तरह से एक एक चैप्टर आपको फॉलो कर लेना है। ज़्यादातर जो बायोलॉजी का मेन चैप्टर है नीट के लिए या एचएस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अबव 30 to 40% क्वेश्चन जो है ये इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। आप स्टूडेंट्स को कौन से बुक प्रेफर करेंगे, खासकर 11 के स्टूडेंट, जैसे कि 11 का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो उन बच्चों को आप कौन कौन से बुक प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए? ऐसे तो সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত একচেটিয়া পরামর্শ। सीआरटी एनफ है माने नॉर्मल मार्क्स के लिए, माने एचएस के लिए, लेकिन कुछ डेप्थ नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा और रेफरेंस बुक जो है अदर, मेरे ख्याल से एबीसी जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसमें बहुत सारा टॉपिक जो है वो डेप्थ लेवल पर दिया हुआ है। अगर बच्चे उनको इस तरह फॉलो करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उनको नॉलेज भी आएगा और नीट में वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। जहाँ तक नीट का सवाल है, वहाँ पर 360 का जो है बायो पेपर होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का 180 करके होता है। तो अगर बच्चे बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें तो मेरे ख्याल से नीट क्वालिफाई करना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान ही करते हैं, बाहर से कोई एलियन आके क्वालिफाई नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो डेली रेगुलर होके पढ़े है चैप्टर वाइज, है ना, ज़्यादातर वही फिर से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मेंडलिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो डू और डाई वाले चैप्टर हैं। तो इसको पढ़ के जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो क्रैक कर लेंगे। सर, एचएस एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड के लिए आप कौन कौन से बुक प्रेफर करेंगे? एनसीईआरटी तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना कुछ स्पेशल राइटर हैं, जैसे सन्नाल का हो गया, आपका सबरवाल का हो गया, अरोड़ा का हो गया। तो ये सब बुक जो है ना ज़्यादा माने रखते हैं अच्छा डेप्थ नॉलेज के लिए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, लेकिन नीट वगैरह के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा भी जो है ना मॉडर्न एबीसी जो है ना वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ डिटेल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में अगर आप फ्रूट वगैरह के बारे में जाते हैं देखने के, तो वहाँ पर सुपरफिशियल फ्रूट के बारे में दिया गया है कि सिंपल है, कंपाउंड है, एग्रीगेट है, ये सब। लेकिन जो डेप्थ वाला है, जो कि नीट लेवल पर आते हैं, वो सब क्वेश्चन जो है ना अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, है ना। तो अगर केवल एनसीईआरटी फॉलो करके जाएंगे बच्चे तो मेरे ख्याल से वो स्कोर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उनके साथ साथ उनको मॉडर्न एबीसी भी जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन और सर का सजेशन काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। सर को एक बार थैंक यू सो मच। এখন আমাদের সাথে রয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানের সিনিয়র শিক্ষক জনাব হায়দার আলী। এখানে সাক্ষাৎকারটি দেওয়া হলো। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ फिजिक्स के टीचर मिस्टर हैदर अली के पास। आइए मिलते हैं सर से। सर, अपना इंट्रोडक्शन आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, आदाब। मेरा नाम हैदर अली हुआ। मैं 2015 से बच्चों के दरमियान एज ए फिजिक्स टीचर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। बच्चों से काफ़ी प्यार लगाव मेरा, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी भी हमसे और भी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला अभी जारी है। सर, जैसे कि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है और खासकर अभी 12th का एचएस एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को और फिर अदर को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? जी, मेरा ये कहना है कि बच्चे जो भी, जैसे पर्टिकुलरली मैं अगर साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूं, तो जो बच्चे लोग मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये सामने ये बात रख दूं कि एज ए फिजिक्स टीचर मेरा फिजिक्स पढ़ाना इट्स नॉट माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन। ये मेरा हॉबी है, और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, उनको कैसे उनका डेस्टिनी तक उनको पहुंचाना है,
इसके लिए काफ़ी और एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे पहले बात आती है बेसिक्स की। बच्चे किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो अगर वो साइंस स्ट्रीम जब वो लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारे यानी कि स्ट्रीम्स वहाँ से निकलती है, जैसे इंजीनियरिंग का मामला होता है या मेडिकल का होता है या बायोटेक्नोलॉजी का होता है या आपका बायोफिजिक्स का होता है। तो एक चीज़ देखी जाती है कि बेसिक्स का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे इसीलिए बच्चों को मैं एडवाइस देता हूं और इवन पेरेंट्स को भी मैं इस बताना चाहता हूं कि बच्चों को शुरू से फाउंडेशन जो सीरीज होती है यानी कि उनका जो बेसिक्स होते हैं उनको मजबूत किया जाए। अब जैसे 11 में बच्चे लोग आते हैं तो जब फिजिक्स डिपार्टमेंट के ऐसे से मैं आप लोगों के सामने बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब बच्चे फिजिक्स जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होता है कि जैसे उर्दू मीडियम के बच्चे या हिंदी मीडियम के बच्चे जब आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई वालों को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो जब वो आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो खैर वो इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। लेकिन देखा ये गया है कि बच्चे लोग जब आते हैं तो उनके कहीं कहीं बेसिक्स पे ज़रा सा थोड़ा वीक जोन होता है। तो हम लोग इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ बच्चों के वीक जोन है, पहले बच्चों को पहले भागते हैं कि बच्चे लोग को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको सबसे पहले हम ये करते हैं कि बच्चे को पहले एनालिसिस किया जाता है कि वो उनका क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है, फिर उनको एज अ ट्यूटर एज अ गाइडर उनको सजेस्ट किया जाता है कि कैसे कैसे उनको हमको प्रिपेयर कराना है। মিস্টার হায়দার আলী তার সাক্ষাৎকারে পদার্থবিদ্যাটাকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है कि बच्चे के सामने यानी कि बेसिक को मजबूत कराना, तभी आगे चल के हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, तभी वो आगे चल के उसको किसी भी एग्जाम्स को वो टैकल कर पाएगा। सर के हिसाब से बच्चों को बेसिक्स मजबूत करना होगा अपने चैप्टर का, अपने पढ़ाई का। फिर आप अपने स्टूडेंट्स को कौन सा बुक प्रिपेयर करेंगे अच्छे स्टडी के लिए? देखिए मैडम, बोलना ये था कि जैसे जैसे डे बाय डे यानी कि दिन गुजरते जाता है तो आपका जो बुक्स के जो ट्रेंड होते हैं, क्वालिटीज़ होती है, वो तो चेंजेस होती रहती हैं। जैसे 2015 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त क्रेज था आपका CRDG चित्तरंजन दासगुप्ता का, इट्स वेरी गुड बुक नो डाउट। लेकिन अभी डे बाय डे जैसे बीच में फिर आपका एक बुक आया दिनेश का, फिर प्रदीप का, ऑल बुक्स आर सो गुड और वो काफ़ी हर एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छे बुक माने जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से देखें या थ्योरी के व्यू से देखें। अभी के लिहाज से जब मैं जब कोटा और दिल्ली या पटना वगैरह और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से जब मैं खबर लेता हूँ और इवन जब मैं खुद उस बात को एनालिसिस करता हूँ तो इस बात को देखा यार कि अभी फिजिक्स के लिए 11 और 12 के लिए SL अरोरा जो हो गया, जिसको बोला जाता है न्यू कॉम्प्रहेंसिव फिजिक्स, आपका दूसरा दिनेश का भी फिजिक्स को मैं प्रेफर करना चाहता हूँ, प्रदीप का हो गया मॉडर्न ABC, इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड बुक। क्योंकि इसमें देखा यह गया कि इन तमाम बुक्स में देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल फील्ड भी काफ़ी मजबूत करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई थ्योरी को जब समझा तो उसको बहुत सारी बातें ये होती है कि फिजिक्स को एक होता है टू रीड फिजिक्स और एक होता है टू फील फिजिक्स, टू लर्न फिजिक्स, दे आर डिफरेंट थिंग्स। एक होता है फिजिक्स को पढ़ना और एक होता है, मैं अपने दर्शकों को ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक यानी कि जो पढ़कर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं तो उन सभी में एक बात कॉमन देखा गया कि वो लोग जो है पढ़ने के साथ साथ लर्न करते हैं, उसको फील करते हैं कि फिजिक्स को फील करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, तो सिर्फ वो उसके अंदर बहुत सारी बातें हमें वो 3 लेटर का इक्वेशन मिलता है। वो F क्या है, फोर्स क्या है, वो फोर्स सिर्फ फोर्स है या फोर्स वो नेट फोर्स है या वो इंटरनल फोर्स उसमें आती है कि एक्सटर्नल फोर्स आती है, मास है, एक्सेलरेशन किसका है, एक्सेलरेशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का है कि सेंटर ऑफ मास का है। जब तक हम उस इक्वेशन के डेप्थ नहीं जाएंगे फिर होता है क्या है ना कि थोड़ा अधूरा ज्ञान होने से फिर एग्जाम्स में MCQ में से असर्शन रीजन में हो गया या डिफरेंट एग्जाम्स में फिर फंस जाते हैं बच्चे लोग। इसीलिए सबसे पहली बात ये होती है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को समझना, टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल। इन तमाम बुक्स में ये देखा है। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide
all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 993864067 and 8116183079. পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আরো তথ্য এখানে। एसएल अरोरा में, दिनेश में, प्रदीप में कि जो थ्योरीज दी रहती है उसी के साथ साथ रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स भी दिया जाता है। इससे बच्चों को क्या होता है, फिजिक्स को हैंडल करने में, टैकल करने में आसानी होती है। और उसके बाद अगर ये तो आपका 11 और 12 का हो गया, अगर हम इसकी बात करें जेईई मेन या कॉम्पिटिशन फील्ड की बात करें तो सबसे पहले हम किसी भी बच्चों को बोलेंगे कि प्लीज आप कम से कम 1 टाइम एससी वर्मा को जरूर प्रेफर करें। एससी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स का कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है। आप एससी वर्मा को जरूर कम से कम करें। उसके बाद आप डीसी पांडे को भी आप रेफर कर सकते हैं, डीसी पांडे को भी देख सकते हैं। और अभी बीएम शर्मा है सिंगेज का फिजिक्स, डीसी पांडे में न्यूमेरिकल फील्ड को ज्यादा इसको थ्रस्ट दिया गया है। और आपका बीएम शर्मा जो कि सिंगेज है इज ऑल्सो पॉपुलर बुक, वो काफी यानी कि अभी नाउ डेज पॉपुलर होती जा रही है। तो उसमें क्या है कि थ्योरीज को काफी एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो आप इन सब बुक्स को आसानी से प्रेफर कर सकते हैं, आप इसको थॉरोली स्टडी कर सकते हैं। सर आपके हिसाब से फिजिक्स का कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए एग्जाम के? जी, तो देखिए कहने का मतलब है कि एग्जाम्स में तो हर चैप्टर से ही क्वेश्चंस वगैरह आती हैं, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है चाहे वो सीबीएसई में एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से या वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं अगर बोलना चाहूँ तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब इस लास्ट टाइम में मैं बच्चों को सबसे पहले ये हम प्रेफर करना चाहूँगा, ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नजर डालें। आप 10 इयर्स या 15 इयर्स का क्वेश्चन का एनालिसिस कर देखें। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूँ जैसे क्लास 12 में आपका जो सबसे ज्यादा जो आउट ऑफ 70 मार्क्स जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो ऑप्टिक्स कवर करता है। 70 मार्क्स में ऑप्टिक्स सिर्फ अकेला ही 14 मार्क्स को कवर करता है। तो ऑप्टिक्स में जैसे अच्छा एक और बात हम इस बात को देख रहे हैं कि चाहे वो एनटीए का क्वेश्चन पैटर्न हो, चाहे सीबीएसई का क्वेश्चन पैटर्न हो, चाहे वेस्ट बंगाल क्वेश्चन पैटर्न हो, इन लोगों का क्वेश्चन पैटर्न एक चीज हमने ये देखा कि 20% जो होता है ना ये लोग प्रैक्टिकल बेसिस से ये लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो होता है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे 20% आता है। तो इसीलिए जो टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है उसको थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए। जैसे ऑप्टिक्स में आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्टिक्स में चले जाएं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को थोड़ा जरूर से देखें। उसके बाद प्रिज्म में आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को आप जरूर से देखें। आप उसके बाद आप चले जाएं थोड़ा सा, इस बार तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीबीएसई और वेस्ट बंगाल से हटा दिया है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इसलिए मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist, EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc, biology classes, zoology and botany. Ed Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Vardhaman, WV. পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে খুবই সহজ উপায় আরো। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत बड़े ब्लॉक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर आता है गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ को यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट फेनोमेनन में या डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाते हैं। और बच्चों को एक बार मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग डेरिवेशन को जो किसी भी डेरिवेशन को आप करें तो उसको आप थोरोली स्टडी करके आप उसको समझ के करें, रटे ना। ठीक है,
और उसको फिर हाउ टू अप्लाई दैट कंसेप्ट इनटू द न्यूमेरिकल। आप कंसेप्ट पे ध्यान दें, आप न्यूमेरिकल पर ध्यान ना दें कि ये न्यूमेरिकल कैसे बना, आप एक कंसेप्ट पर ध्यान देंगे तो आप उस कंसेप्ट को यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा ही गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, इन सब पे आप ध्यान दें। और इक्का दुक्का क्वेश्चन कार्बन रेजिस्टर से भी पूछा जाता है और रेजिस्टेंस नेटवर्किंग को भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म, ये हीटिंग। उसके बाद मैग्नेटिज्म में अगर हम आते हैं तो मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट्स लॉ को आप देखें, एम्पियर सर्किटल लॉ को आप जरूर से देखें, लोरेंट्ज फोर्स को आप देख सकते हैं क्योंकि लोरेंट्ज फोर्स से देखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को आप देखें। फिर मैग्नेटिज्म में अगर हम लोग और इंटर करें तो आप लोग लास्ट वाला पोर्शन जैसे हिस्टेरेसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर और हिस्टेरेसिस लूप ऑफ आप स्टील, उसका कॉम्पेरिजन को आप जरूर से देखें। इस बार तो पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को तो सिलेबस से हटा दिया, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। खैर, हिस्टेरेसिस लूप का आप जरूर से देखें और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी जरूर से देखें आप लोग, क्योंकि उसमें 3 टॉपिक पूछी जाती है, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें आप लोग को बस 2-3 पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि अक्सर पूछी जाती है। पहला है फैराडेज एंड लेंज लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फेनोमेनन है उसको आप देख लें। एडी करंट हो गया और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर, उसको जरूर से आप देख लें। अल्टरनेटिंग करंट में अगर आते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में आप LCR सीरीज सर्किट, उसका आप फेजर डायग्राम जरूर से देखें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, इसको आप जरूर से देखें। ऑप्टिक्स का तो मैंने आपसे शेयर किया, मॉडर्न फील्ड से भी हमने आपसे शेयर किया। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप ये सब टॉपिक्स अगर देखकर जाते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो ग्रेड हो वो काफ़ी बेटर हो सके। थैंक यू सो मच सर। मैं आशा करूंगी कि सर का सजेशन सुनकर और सर ने जो टिप्स दिए हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ने में और उनको अच्छा मार्क्स दिलाने में। এখন আমাদের সাথে বার্নপুর বালক বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। I am Tamalika Udhikari. I am teaching English in Banpur Boys High School and I take classes 9 to 12. So, how to get good marks in coming HS examination for the students? In coming HS examination, since the syllabus has been reduced, so it is advised to the students to read in between the lines. They should be well versed with the poems and also they should pay more attention to the prose and poem portion because it will contain 20, 40 marks, 10 marks on proposal drama and rest 30 marks it is based on textual grammar, writing skill and reading comprehension. Textual, please elaborate textual grammar. Textual grammar is totally grammar based from the text. No questions will be asked outside the text. The articles, the prepositions, the sentence formation, transformation of sentences from simple to complex, complex to simple, then various types of sentences like assertive sentences. These kind of sentences will be asked. Nothing will come from outside. So if a student is very well versed with the entire syllabus of HS exam, they will be able to write nicely. Some more guessing for the students. Some more guessing. 3 questions is a chapter which is very likely or probable to come for this upcoming examination because the other 2 chapters, that is the eyes have it and strong root, these chapters have already come in the past, so it is a guess or a wild guess that 3 questions is more important for this year. Guessing from poetry. Guessing from poetry, it is 3 poetry they have. Shall I compare to Thee from William Shakespeare and on Poetry of Earth by John Keats, and another they have that is Asleep in the Valley. So from these 3, Shakespeare's poem is utmost important, but the other 2 can also come. So students should not choose between these poems or stories. Actually, it is already a reduced syllabus. And for the writing skill? For the writing skill, letter writing is very important, précis writing and also report writing. Apart from that, commercial leaflet they have already practiced in class 11 and advertisement.
They may come, they may not come, but students should go through it. But later, report writing and précis writing is very important. How to practice for the examination in the coming pages? For the upcoming examination, students should devote their time. They should break up the time. Like for 1 hour, if they give for prose and poetry, then 1 hour they can give for the proposal play. Other than that, if they are very well versed with the subject, textual grammar becomes very easy because it is from the text. And the other things that are there, that is reading comprehension, it is totally unseen. So Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. এখন আমরা বার্নপুর বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষকের সাথে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি। हाँ, मैं सत्यनारायण कुशवाहा, मैथ्स टीचर बार्नपुर बॉयज हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, और लास्ट 35 ईयर्स से हम मैथ्स की शिक्षकता कर रहे हैं बार्नपुर बॉयज हाई स्कूल में। और जैसा आपका सवाल है कि इस साल स्टूडेंट कैसी तैयारी करें उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, तो माध्यमिक में तो कुछ बोलना नहीं है क्योंकि परीक्षा वेरी सून स्टार्ट होने वाली है। उच्च माध्यमिक में जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि लास्ट 2 साल से बड़ा कठिन दिन बीता है, तो ऐसे में स्टूडेंट भी बहुत सारी तैयारी नहीं कर पाए हैं। और बड़ी असुविधा ये हुई कि स्कूल तो बंद ही बंद था। जहां बच्चे प्राइवेट कोचिंग वगैरह ले रहे थे, वहां भी सोशल गैदरिंग के चलते उनके क्लासेस नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को यही कहेंगे कि जो भी उनके फेवरेट चैप्टर्स हैं उनको वो अच्छे से तैयार करें। बेसिक चीज को जरूर जानें। हमको लगता है कि बोर्ड को भी तो पता है कि तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, तो बोर्ड या जो लोग पेपर सेटर हैं निश्चित रूप से वो उनके नॉलेज में भी ये बात रही होगी जब वो पेपर बनाए हैं। तो ऐसे में हमको कुछ नहीं कहना है, स्टूडेंट को यही कहना है कि जो कुछ भी आप कीजिए बेसिक चीज हर चैप्टर का जरूर जानिए, और कैलकुलस वगैरह, वेक्टर्स, जो चैप्टर थोड़ा आसान है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और इन चैप्टर से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, इसलिए इनको आप थोड़ा मजबूती से केयरफुल्ली ध्यान लगा के पढ़िए। और जो चैप्टर आज के डेट में आपका खूब बढ़िया से तैयार नहीं हुआ है उस पर थोड़ा कम भी फोकस कीजिए, लेकिन जिसकी तैयारी हो गई है उसको आप मजबूती से पकड़ के रखिए। कौन सा पार्ट, मैथ का कौन सा पार्ट ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा नंबर आता है? तो सर जो आप ये सवाल बोले हैं कि कौन देखना होगा, तो हम तो स्टूडेंट को यही कहेंगे कि आप कैलकुलस, डेरिवेटिव्स माने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 60% मार्क्स तो आने ही हैं। और अगर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देख लेते हैं तो उसके आगे का जो एक चैप्टर है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह। वेक्टर्स को आप जरूर देखिए, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरिंग भी है। इन सब को देखने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत जो अलजेब्रा का पार्ट है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस या रिलेशन, फंक्शन, इनको जरूर देखिए। चैप्टर भी छोटा है और बेसिक चीज आप पकड़िए, बेसिक चीज आप जान के रखिए। निश्चित रूप से जो उसके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो जरूर आपके पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए बेसिक चीज को आप जान के रखिए और पुराने साल के जो क्वेश्चंस हैं
उनको 2-4 साल के क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि नहीं हम कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अभी भी समय है। इतने समय को अगर आप बढ़िया से यूटिलाइज करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चन। Thank you for watching our video. If like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.